नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे। अप्रैल महीने का गिरिराज पत्रिका का जो है ये फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मार्च महीना कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं और उसका कंपाइल कर पीडीएफ भी टेलीग्राम पर सेंड कर दिया गया है। उससे पहले के जो मंथ हैं उनका पीडीएफ और उनकी वीडियोस आपको सारी प्रोवाइड करवा दी गई हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन हिमाचल प्रदेश प्लान टू बी कंस्ट्रक्टेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग डैम। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल निम्नलिखित में से किस बांध के पास बनाने की योजना है। तो देखिए, ये योजना बनाई जा रही है। इसके लिए सर्वे भी हो गया है कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे लंबा पुल होगा, लॉन्गेस्ट ब्रिज जो होगा, वो पौंग डैम के पास जो है वो बनाया जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, पौंग डैम के पास बनाया जाएगा। ये जानकारी पहले तो हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि क्या क्या कॉन्टेक्स्ट रहा, क्यों ये चर्चा में आया। और कोई भी क्वेश्चन अगर डेली न्यूज़पेपर से बनता है तो वो भी यहाँ पर कवर किया जाता है, गिरिराज पत्रिका से बनता है वो भी यहाँ पर कवर किया जाता है। अब देखिए, सबसे लंबे पुल की कहानी देखिए। बोलते हैं द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन हिमाचल प्रदेश प्लान टू बी कंस्ट्रक्टेड नियर पौंग डैम। पौंग डैम के समीप बनाने की जो है वो बात की जा रही है। और ये पौंग डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ये पौंग डैम ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो स्थित है। ये आपको बेसिक बातें पता है। बोलते हैं विल बी 800 मीटर लॉन्ग। ये जो बनाया जाएगा पुल, ये 800 मीटर लंबा जो है वो होगा, ये बात कही जा रही है। अब देखो, यहाँ से ये तो पता चला ही आपको कि ये 800 मीटर लंबा जो है वो पुल होगा, परंतु ये कौन सी योजना के तहत बनाया जाएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सेतु भारतम स्कीम है जिसके तहत इसको बनाया जाएगा। ये जो सेतु भारतम स्कीम है इसके तहत इसको बनाया जाएगा। और इसको जो फंड किया जाएगा प्रोजेक्ट को, वो जो है वो सेंट्रल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जो है वो किया जाएगा। CRIF के तहत इसको फंड किया जाएगा। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करेगा? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आएगा। फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होगी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, उसमें जो है वो आएगा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी आती हैं, जिसमें से फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक आती है। और फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही ये ब्रिज जो है वो आएगा। अभी जो सेतु भारतम स्कीम है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो सेतु भारतम स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। और इसको कब लॉन्च किया गया था और क्यों लॉन्च किया गया था? इसको 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एग्जैक्टली 4 मार्च को जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। 4 मार्च 2016 को इसको लॉन्च किया गया था ताकि नेशनल हाईवे के ऊपर जितने भी रेलवे क्रॉसिंग्स आती हैं उनको हटाया जाए, या फिर ये कह लीजिए आपकी नेशनल हाईवे को जो है वो रेलवे क्रॉसिंग फ्री बनाने के लिए जो था वो इस योजना को लॉन्च किया गया था। और टारगेट रखा गया था कि 2019 तक नेशनल हाईवेज को जो है वो रेलवे क्रॉसिंग फ्री जो है बना दिया जाएगा, परंतु स्टिल ये कंटिन्यू है। तो हिमाचल में एक ऐसा जो है वो पुल बनाया जा रहा है इसके तहत, जो हमने जाना। अब देखो, अगर बात करें कि अभी तक हिमाचल का सबसे लंबा पुल कौन है, तो अभी तक ऊना जिले में एक सबसे लंबा पुल आता है, जो कि ऊना के हरोली को ऊना के रामपुर से जोड़ता है। ये शिमला वाला रामपुर नहीं है, ये ऊना वाला रामपुर है जिसके साथ ये जोड़ता है। और ये जो है वो सवा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। सवा नदी वही नदी है जो कि डिस्ट्रिक्ट ऊना में बहती है, जिसको रिवर ऑफ सौरो भी जो है वो ऊना में बोला जाता है। ये जो पुल है यहाँ पर सबसे लंबा अभी तक का, इसकी लंबाई जो है वो 773.30 मीटर जो है वो आती है। अब इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि अभी तक का सबसे लंबा पुल कौन था हिमाचल में, और भी जो हमने बात की यहाँ पर, क्योंकि ये सारा का सारा आपको एक ऑथेंटिकेट सोर्सेज से, न्यूज़पेपर से जो है वो डाटा बताया जा रहा है, तो कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन न्यूज़पेपर से बने चाहे गिरिराज पत्रिका से बने, वही ऑथेंटिकेट डाटा यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस हैज़ इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश अमंग इंडियाज़ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़। तो बोलते हैं कि प्रतिष्ठित समाचार पत्र जो इंडियन एक्सप्रेस आता है उसने भारत की 100 सबसे प्रतिभाशाली हस्तियों में हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जो है वो शामिल किया है। तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आप पढ़ते भी होंगे। अब बोलते हैं कि ये न्यूज़पेपर जो है वो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ के जो है वो एक लिस्ट जो है वो निकाली इसने। अब इस लिस्ट में जो है वो हिमाचल के भी एक व्यक्ति का नाम शामिल किया गया। हिमाचल के वो व्यक्ति कौन है जिनका नाम यहाँ पर शामिल किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका नाम यहाँ पर शामिल किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। अब गिरिराज पत्रिका में ये आया था तो इसमें जो है वो सारा डिटेल से दिया गया था कि इनके द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे कि इनके द्वारा जो है वो मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना चलाई गई है, जिसमें अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया जाता है। इनके द्वारा जो है वो दूध के ऊपर समर्थन मूल्य जो है वो दिया जाता है, उसके ऊपर ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। और भी इनकी बहुत सारी अचीवमेंट बताई गई थी, जैसे कि सौर ऊर्जा को लेकर, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, फूड प्रोसेसिंग को लेकर। और इनके द्वारा कांगड़ा जिले में एक 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो बनाने की बात की गई है। ऐसी ऐसी बातें जो था वो यहाँ पर की गई थी, तब जो है वो इनको ये अवार्ड जो है मिला है। इनकी सामाजिक सेवा और ग्रीन ऊर्जा पहल में है जो है वो इनका जो योगदान है उसको देखते हुए इनको ये सम्मान जो है वो दिया गया है। और 100 इनके 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ में जो है वो इनका नाम आया है। इंडियन एक्सप्रेस ये न्यूज़पेपर है जिसने ये लिस्ट जो है वो निकाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज द साइज ऑफ बजट पास्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2025-26। तो जब हिमाचल प्रदेश का बजट लॉन्च किया गया था, बजट जब हिमाचल प्रदेश का पढ़कर सुनाया गया था, तब भी हमने जारी की बात की थी कि हिमाचल प्रदेश का बजट जो है वो कितने करोड़ का है। परंतु एक बार फिर से बात हो रही है बजट की कि 2025-26 का जो फाइनल बजट है, बजट साइज जो पास किया गया है विधानसभा के द्वारा, वो कितना है। देखिए, जब हिमाचल प्रदेश का 2025-26 का बजट जो था वो बताया गया था, तो उस टाइम जो बजट का साइज़ था वो कितना था, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। उस टाइम जो बजट का साइज़ था वो था 58,514 करोड़। कितना था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 58,514 करोड़, ये उस टाइम बजट था। परंतु फिर जब असेंबली लगी तो कुछ और चीज़ें ऐड की गई और बजट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ होकर ये 62,387.61 करोड़ जो है वो हो गया। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। तो ये प्रपोज्ड बजट साइज जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, जो कि विधानसभा के द्वारा फाइनली जो है वो पास किया गया है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश का बजट जब प्रपोज किया गया था, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था सबसे पहला ही क्वेश्चन बजट की वीडियो में, वो 58,514 करोड़ था। ये डाटा कोई गलत डाटा नहीं था, ये डाटा वही डाटा था जो ऑफिशियल डाटा बताया गया था। परंतु जब सेशन लगा, बहुत लंबे टाइम तक सेशन चला, उसमें कुछ चीज़ें और ऐड हुई होंगी, तो बजट का साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया और इंक्रीज़ होकर ये 62,387.61 करोड़ जो है वो हो गया। ये फाइनली बजट जो है वो पास किया गया। तो यहाँ से हम इतना ही जानेंगे, परंतु ध्यान रखें कि बजट के हम 2-3 पार्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक सर्वे के भी हम पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी है। गिरिराज पत्रिका के जो पिछले एडिशन थे, जैसे मार्च के महीने के एडिशन हो गए, उनमें भी जो है बजट डिस्कस किया गया है और बजट की अलग से भी वीडियोज़ लाई गई हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके और डिटेल से आपका सिलेबस जो है वो कवर हो सके, बजट वाला और साथ में इकोनॉमिक सर्वे वाला भी। अभी तो ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी, इकोनॉमिक सर्वे भी चलता रहेगा, बजट भी चलता रहेगा। अब धीरे धीरे इन चीज़ों को जो है वो आगे हम बढ़ाते रहेंगे, परंतु इंपॉर्टेंट जो हमने पार्ट है उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। क्वेश्चन जहाँ पर भी मिले वहाँ पर फटाफट ऐड करना होता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट व्हाट रेट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट परचेजिंग काऊ डंग फ्रॉम फार्मर्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो गाय का गोबर खरीद रही है किसानों से। अब बोलते हैं क्या रेट पर जो है ये गाय का गोबर जो है वो खरीदा जा रहा है। तो गाय का गोबर जो किसानों से खरीदा जा रहा है वो खरीदा जा रहा है ₹3 पर केजी, 3 रुपये पर किलो के हिसाब से जो है ये गोबर जो है वो खरीदा जा रहा है, गाय का गोबर। इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था कि करसोग में जो है वो गोबर खरीदा जा रहा है किसानों से, और वहाँ पर जो कुछ लाभान्वित जो था लोग थे उनके नाम भी दिए गए थे और उनके द्वारा जो था उनसे सरकार ने जो था वो गोबर खरीदा था और उनको जो है डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो दिया गया था, मतलब जो पैसा था वो उनके अकाउंट में जो है डायरेक्टली जो है वो डाला गया था। अगर हम बात करते हैं इस तरह से, तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी और जनहितैषी गोबर खरीद की गारंटी योजना है, उसमें जो है वो मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना के साथ जोड़कर जो है वो गोबर समृद्धि योजना का नाम एक रखा गया है, गोबर समृद्धि योजना, और इसको जो है धरातल पर अभी उतार भी दिया गया है। ठीक है, और ये जो गोबर समृद्धि योजना है, इस योजना के तहत जो पशुपालक हैं उनसे जो है वो सीधे तौर पर जो है कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं या फिर कृषि विभाग जो है वो जो है 3 रुपये प्रति किलो की दर से जो है वो गोबर खरीद रहा है और उनका भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में जो है वो किया जा रहा है, मतलब जो उनकी पेमेंट है वो सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में जो है वो डाली जा रही है। ऐसा नहीं है कि कैश दिया जा रहा है या कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा उनके बैंक अकाउंट में जो है मिल रहा है। गिरिराज पत्रिका में क्यों आया वो भी हमने जान लिया कि जो जिनको लाभ यहाँ से मिला है उनके बारे में दिया गया था कि उनको जो है बेनिफिट मिला, उन्होंने इतने का गोबर बेच दिया, वो सब आया था, परंतु वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं अ रेयर फुटेज ऑफ वुली फ्लाइंग स्क्विरल कैप्चर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस घाटी में दुर्लभ ऊनी गिलहरी मिली है। अब बोलते हैं कि जो एक घाटी है हिमाचल प्रदेश की जहाँ पर ये जो एक दुर्लभ ऊनी गिलहरी है वो जो है वो मिली है, ये कौन सी वैली में मिली है, तो ये मियार वैली में मिली है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये मियार वैली आती कहाँ पर है, तो ये लाहौल स्पीति में जो है वो आती है, लाहौल स्पीति में आती है, जहाँ पर ये दुर्लभ ऊनी गिलहरी जो है वो मिली है। ये आपने ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा नीचे चलकर कि क्या क्या यहाँ पर पूरी बात की गई है। अ रेयर फुटेज ऑफ एल्यूजिव वुली फ्लाइंग स्क्विरल, इस वुली फ्लाइंग स्क्विरल की एक रेयर इमेजेस जो है वो मिली है, मियार वैली में मिली है। ये मियार वैली लाहौल स्पीति में आती है। एक ये भी इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है कि मियार वैली कहाँ पर आती है। अब बोलते हैं कि जो वुली फ्लाइंग स्क्विरल मिली है ये जो है वो काफ़ी टाइम से दिखी नहीं थी, एक्सटिंक्ट थी। लास्ट टाइम इसको जो है वो रिडिस्कवर किया गया था 1994 में और उसके बाद लगभग 70 ईयर्स के बाद जो है देखने को मिली है और इसकी प्रेजेंस जो है वो अभी कंफर्म की गई है
अब ना ये मिली किस तरह से, देखो लाहौल स्पीति में ना कैमरे लगाए गए थे, जो अलग अलग वैलीज़ हैं वहाँ की, वहाँ पर कैमरे लगाए गए थे ताकि बर्फ़ानी तेंदुओं की संख्या का पता चल सके। तो कैमरे लगाए गए थे, इन्हीं कैमरों में जो है ये गिलहरी भी जो है स्पॉट की गई है, ठीक है, और इसकी तस्वीरें भी जो है वो कैद हुई हैं। तो वहाँ से पता चला 1994 में ये दिखी थी, उसके बाद अभी इसको दोबारा जो है वो खोजा गया है, ये फिर दोबारा इसके एविडेंस जो है वो मिले हैं। इस तरह की जो दुर्लभ ऊनी गिलहरी है ये भूटान, पाकिस्तान, कश्मीर में जो है वो पाई जाती है। अब हिमाचल में भी देखने को मिली है, और यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारी जो था वो दी गई थी, परंतु एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था वो हमने यहाँ पर जान लिया। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बने हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो अलग अलग टाइम पर पोंग डैम में कुछ पक्षी आए हों या फिर इस तरह की अलग अलग कोई भी प्रजाति के पक्षी मिले हों, जानवर मिले हों, तब वो चर्चा में जो है वो ज़रूर आता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाईकोर्ट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग किसी एग्ज़ाम के लिए, या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पेपर 1 के लिए, या फिर आप तैयारी HPRCA के TGT, JBT, सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके, आपको अपनी कमियों का पता चल सके, उनको एनालाइज कर आप आगे बढ़ सकें। अब देखो, जब इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी तैयारी को एक अच्छी शेप भी मिलनी चाहिए, आपको अपनी कमियों का पता भी चलना चाहिए और उन कमियों के ऊपर आपको काम भी करना चाहिए। वो तभी पॉसिबल हो सकेगा तब जब आप अपनी कमियों को समझेंगे और उनके ऊपर काम करेंगे। वो टेस्ट शीट से पॉसिबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कोलैबोरेट्स विद विच इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रेंथन स्कूल एजुकेशन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया है या फिर करेगी। अब देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो यूनेस्को के साथ जो है वो एक MOU जो है वो साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि स्कूली शिक्षा को जो है वो स्ट्रेंथन किया जा सके, स्कूली शिक्षा को जो है वो सुदृढ़ किया जा सके। अब यहाँ पर भी जो है वो बहुत सारी बातें थी, परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है कि यूनेस्को के साथ जो है ये यहाँ पर एक MOU जो है वो साइन किया गया है स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों के टीचर हैं, उनको जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ का विजिट भी करवाया गया है सरकार के द्वारा, ताकि वो वहाँ का सिस्टम समझ सकें, टीचर जो है वो सिस्टम के ऊपर काम कर सकें और बच्चों को वहाँ का सिस्टम पता चले कि किस तरह का है। यूनेस्को की बात कर लेते हैं। यूनेस्को का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में जो है वो आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की? तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो हुई थी। यूनेस्को का पूरा नाम जो है वो क्या आता है? तो यूनेस्को का पूरा नाम ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका पूरा नाम जो है वो आता है। तो यूनेस्को का पूरा नाम पता चल गया, आपको पता चल गया कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। अब एजुकेशन की जब बात हो रही है तो एजुकेशन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल एजुकेशन से बात करता है, जिसको राइट टू एजुकेशन जो है वो बोलते हैं। राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट में जो है वो आता है और ये आर्टिकल नंबर 21A के तहत जो है वो आता है। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है, साथ में ही ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी जो है वो मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है वो कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की ध्यान रखना है आपने कि ये 24 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। 24 जनवरी का ये इंपॉर्टेंट डे है, तो 24 जनवरी को ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। ये सब एजुकेशन के बारे में पता चल गया। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके ऊपर जो है वो विचार करना है, बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। अब देखिए, बोलते हैं सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 300 मेगावाट की सुन्नी बांध परियोजना की कुल क्षमता 300 मेगावाट है। आगे बोलते हैं लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की कैपेसिटी 210 मेगावाट है। आगे बोलते हैं बोथ प्रोजेक्ट आर बीइंग डेवलप्ड बाय SJVN लिमिटेड। तो बोलते हैं कि दोनों प्रोजेक्ट, चाहे वो सुन्नी स्टेज 1 हो गया, चाहे वो सुन्नी परियोजना हो गया, चाहे वो लुहरी स्टेज 1 हो गया, ये दोनों परियोजनाएं जो है वो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है वो बनाई गई हैं। अब देखो, यहाँ पर हम पहली स्टेटमेंट से एनालाइज करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है तो आप बता दीजिए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, परंतु अगर नहीं पता तो हम एनालाइज करते हैं। बोलते हैं सुन्नी डैम परियोजना, ये परियोजना और लुहरी परियोजना ये दोनों ही जो था वो चर्चा में आई थी। चर्चा में आने के पीछे का रीज़न क्या था, पहले वो भी बता देता हूँ।
देखो, हिमाचल प्रदेश के जो लोक निर्माण मंत्री हैं, जिनको लोक निर्माण मंत्री और शहरी विकास मंत्री भी जिन बोलते हैं, ये विक्रमादित्य सिंह है। इनके द्वारा जो था वो सुन्नी बांध परियोजना का जो है वो निरीक्षण किया गया। तो बोलते हैं ये जो सुन्नी बांध परियोजना है, इसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 300 मेगावाट है क्या? नहीं, इसकी कैपेसिटी 300 मेगावाट नहीं आती। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। पहली स्टेटमेंट गलत हो गई कि 300 मेगावाट इसकी कैपेसिटी नहीं आती। तो कितनी इसकी कैपेसिटी जो है वो आती है? इसकी जो कैपेसिटी आती है वो 382 मेगावाट जो है वो आती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो है वो स्थित है। शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट के बीच में स्थित है और सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। किसके ऊपर? सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। आगे लुहरी स्टेज 1 परियोजना की बात करते हैं। तो ये जो लुहरी स्टेज 1 परियोजना है, ये बोलते हैं इसकी कैपेसिटी जो है वो कहाँ कितनी है? 210 मेगावाट है। तो लुहरी स्टेज 1 परियोजना का ध्यान रखना है कि लुहरी स्टेज 1 परियोजना जो आती है, ये परियोजना जो है वो स्टेज 1 जो परियोजना है, ये 210 मेगावाट की ही परियोजना है। ये बिल्कुल सही बात है। लुहरी स्टेज 1 जो है वो 210 मेगावाट की ही परियोजना है और इम्पोर्टेंट परियोजना है। अब बोलते हैं कि ये जो लुहरी परियोजना आती है, ये शिमला और कुल्लू जिले के बीच जैसे में जो है वो आती है। ये आपने ध्यान रखना है, शिमला और कुल्लू जिले के बीच जैसे में आती है। सतलुज नदी के ऊपर ही जो है वो बनी हुई है। और यहाँ पर आपको दो परियोजनाओं के बारे में पता चल गया। सतलुज नदी के ऊपर दोनों ही बनी हुई हैं। कहाँ कहाँ पर ये स्थित है ये भी पता चल गया। अब तीसरी स्टेटमेंट देखिए। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि दोनों परियोजनाएं डेवलप की गई सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। ये बात भी सही है। तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही थी, पहली सही नहीं थी। दोनों परियोजनाओं को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा ही विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन ओनली सी सही आंसर है। ओनली 2 and 3 आर करेक्ट हमारे पास, बाकी की जो है वो गलत है। पहली हमारे पास गलत थी। क्यों गलत थी? क्योंकि ये जो सुन्नी डैम परियोजना है, इसकी कैपेसिटी 382 मेगावाट है। एक और न्यूज़पेपर पर आया था, ये गिरिराज पत्रिका पर नहीं आया था। पार्वती स्टेज 2 परियोजना की बात की गई थी। पार्वती स्टेज 2 परियोजना की बात की गई थी। ये डेली न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बना था। और ये पार्वती स्टेज 2 परियोजना 800 मेगावाट की परियोजना है। इस परियोजना में जो है वो टोटल 8 टरबाइन आते हैं। हर एक टरबाइन की कैपेसिटी 200 मेगावाट जो है वो आती है। ये भी ध्यान रखना है पार्वती स्टेज 2 परियोजना के बारे में। पार्वती ब्यास की सहायक नदी है और पार्वती जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्टेज 2 परियोजना आती है। इतना सब इंपॉर्टेंट आपने यहाँ से जाना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे वो डेली न्यूज़पेपर से बने, चाहे वो गिरिराज पत्रिका से बने। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। ये भी चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी वो पहले हम जान लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट पहले देखते हैं, फिर हम डिटेल से बात करेंगे। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला जो है वो इसका जो है वो दूसरा दीक्षांत समारोह, इसका आयोजन जो है वो किया गया। अब बोलते हैं कि ये जो हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। और देखो, ये जो हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आती है, ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन इसकी घंडल के समीप जो है वो आती है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में घंडल नामक जगह है एक, जहाँ पर इसकी लोकेशन जो है वो आती है। और ये 20th लॉ यूनिवर्सिटी जो था वो इंडिया की बनी थी। 20वें नंबर की लॉ यूनिवर्सिटी जो था वो पूरे इंडिया की जो था वो बनी थी, जो कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्थित है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट इसको गवर्न करता है। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1971 में की गई थी। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस बने थे वो जस्टिस MS बेग जो था वो बने थे। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जो पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी वो लीला सेठ जो था वो बनी थी। ये सब आपने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के बारे में ध्यान रखना है, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को गवर्न करता है। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में भी हमने डिटेल से जान लिया। कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है तो आपने गलत नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं शिशु इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। शिशु जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो आता है? ये भी चर्चा में आया। क्यों चर्चा में आया वो कॉन्टेक्स्ट हम जानेंगे। परंतु बोलते हैं शिशु जो है वो कौन सी नदी के किनारे आता है। ये शिशु पड़ता कहाँ पर है, पहले तो ये पता होना चाहिए। शिशु जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ता है। और शिशु जो है वो कौन सी नदी के किनारे आता है? ये चंद्रा नदी के किनारे जो है वो आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चंद्रा नदी के किनारे जो है वो आता है। अब क्या कॉन्टेक्स्ट था? शिशु में जो है वो चंद्रा नदी में जो है वो 2 पर्यटक बह गए थे और एक की तो मौत हो गई थी, दूसरा भी शायद मर ही गया होगा क्योंकि लापता था। अब ये चर्चा में आया। डेली न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर, कौन सी सिटी, कौन सी जगह किस नदी के किनारे स्थित है। तो शिशु जो है वो लाहौल स्पीति में आता है और ये जो है वो चंद्रा नदी में जो है वो आता है। अब आपने दूसरा क्या ध्यान रखना है कि चंद्रा और भागा 2 नदियाँ आती हैं। ये लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा 2 अलग अलग नदियाँ हैं, जहाँ पर ये आपस में आकर मिलती हैं। उस स्थान को जो है तांडी नामक स्थान जो है वो बोलते हैं। लाहौल और स्पीति में चंद्रा और भागा नदी जब ये बन जाती है तो आगे चलकर ये बहती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। चंबा में ये भुजिंद नामक स्थान पर एंटर कर जाती है। और चंबा में जब ये पांगी में एंटर करती है तो चेनाब के नाम से जो है वो जानी जाती है।
चेनाब के नाम से जानी जाती है, चंबा में थोड़ी सी बहती है और चंबा को भी जो है वो संसारी नाला के समीप जो है वो छोड़ देती है और आगे चलकर कश्मीर में जो है वो एंटर कर जाती है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि ये जो चेनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश की इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी नदी जो है वो आती है। चेनाब नदी का जो वैदिक नाम आता है वो अस्किनी, इसका वैदिक नाम जो है वो आता है। ये आपने चंद्रा और भागा और चंद्रा भागा और फिर चेनाब नदी जो आगे चलकर बनी उनके बारे में जो है वो जान लिया। आपने ध्यान रखना है कि ये कहा जाता है कि चंद्रा भागा नदी का जहाँ पर मिलन होता है तांडी में, यहाँ पर द्रौपदी का क्रिमिनेशन भी हुआ था, अंतिम संस्कार द्रौपदी का यहाँ पर जो था वो हुआ था। सूरजताल और चंद्रताल दो लेक्स आती हैं। सूरजताल और चंद्रताल ये जो दो लेक्स आती हैं ये भी लाहौल स्पीति में आती है। चंद्रताल से माना जाता है कि चंद्रा नदी जो है वो निकलती है और सूरजताल से माना जाता है कि भागा नदी जो है वो निकलती है, या फिर इन नदियों को जो है ये पानी प्रोवाइड करवाती हैं झीलें। ठीक है जी, तो इतना सब आपने यहाँ से जान लिया जो भी इंपॉर्टेंट बना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोलते हैं कुछ कथनों के ऊपर विचार कीजिए। बोलते हैं पंचवक्रतुआ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मैजेस्टिक रिवर सुकेती एंड ब्यास। ये जो पंचवक्रतुआ मंदिर है ये सुकेती और ब्यास नदी के संगम पर जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं पंचवक्रतुआ टेम्पल इज बिल्ट इन ट्रेडिशनल शिखर स्टाइल। बोलते हैं पंचवक्रतुआ मंदिर जो है वो शिखर वास्तुकला में जो है वो बना हुआ है। उससे आगे बोलते हैं पंचवक्रतुआ टेम्पल इज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट मैनेज्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कि पंचवक्रतुआ मंदिर जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रतिबंधित एक संरक्षण है, किसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो मैनेज करता है। हिमाचल में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो मैनेज करता है, पंचवक्रतुआ मंदिर भी उनमें से एक आता है। तो तीसरी स्टेटमेंट तो सही है। अब बोलते हैं पंचवक्रतुआ मंदिर का जो आर्किटेक्ट स्टाइल है वो जो है शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना हुआ है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। और उससे आगे बोलते हैं कि पंचवक्रतुआ मंदिर जो है वो सुकेती और ब्यास नदी के जो है वो संगम पर स्थित है, ये बात भी सही है। पंचवक्रतुआ मंदिर जो है वो मंडी में स्थित है और ये सुकेती और ब्यास के संगम पर जो है वो स्थित है। गिरिराज पत्रिका में पंचवक्रतुआ मंदिर के बारे में आया था, तो हमने यहाँ पर जान लिया। थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि जो पंचवक्रतुआ टेम्पल है ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। बोलते हैं कि ये मंदिर जो है वो इसके जो फाउंडर थे या फिर फाउंडेशन कब की गई थी वो ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, वो अननोन ही है थोड़ा फिगर, परंतु बोलते हैं कि एक फैक्ट और फिगर या फिर हमने अपनी हिस्ट्री को जब हम खंगालते हैं तो पता चलता है कि इस टेम्पल को रिस्टोर किया गया था सिद्धसेन के द्वारा, जो मंडी के एक राजा हुआ करते थे। ये 1678 में फ्लड आया था, बाढ़ आया था, जिसके कारण ये डिस्ट्रॉय हो गया था मंदिर। तो उस टाइम सिद्धसेन के द्वारा जो था वो इसको जो था वो फिर से जो था वो रिकवर किया गया था, रिस्टोर जो था वो किया गया था। ये जो पंचवक्रतुआ टेम्पल है ये पंचवक्रतुआ मतलब 5 हेडेड भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड है। 5 हेडेड जो भगवान शिव के हैं, भगवान शिव का जो स्टैचू है जहाँ जो 5 हेड बने हुए हैं उसमें जो है भगवान शिव के 5 अवतार आते हैं। एक अघोर अवतार है, एक ईशान अवतार है, एक तत्पुरुष अवतार है, एक वामदेव अवतार है और एक रुद्र अवतार है। तो ये 5 अवतार भगवान शिव के जो है वो आते हैं जिनको ये डेडिकेटेड है। अब देखो ये तो हमने फैक्ट जान लिए जो हमें किताबों पर पढ़ने को मिलते हैं, जहाँ से हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलता है, परंतु जो गिरिराज पत्रिका में डाटा आया था वो भी हम यहाँ से देखेंगे। बोला गया था कि मंडी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखना है कि हिमाचल में छोटी काशी किसको बोलते हैं, वो मंडी को बोलते हैं। इस मंदिर के बारे में बात की गई थी। इस मंदिर को जो है वो 1684 में मंडी के उस टाइम के राजा सिंह सेन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। तो यहाँ पर तो कुछ एक सोर्सेज बोलते हैं कि नहीं स्थापना के बारे में पता, परंतु जो आर्टिकल आया था उसमें लिखा गया था कि 1684 में जो था वो इसका निर्माण मंडी के राजा सिंह सेन के द्वारा जो था वो किया गया था। सिंह सेन ने इसका निर्माण जो था वो किया था और इस मंदिर की स्थापना गंधार मथुरा शैली में जो था वो करवाई गई थी। ये लिखा गया था यहाँ पर, गंधार मथुरा शैली में इसकी स्थापना जो था वो करवाई गई थी, ये बात कही गई थी। परंतु किताबों पर जो हमने पढ़ता है वहाँ पर वो भी मैंने कोट किया। और गंधार मथुरा शैली में 7वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा ललिता द्विजम हुआ करते थे एक, इनके द्वारा अपनी विजय अभियान को मंडी तक पहुंचाने के लिए इसकी स्थापना करवाई गई थी। परिणाम स्वरूप गंधार वास्तु लिपि भी हमें देखने को जो है मिलती है। और इस मंदिर के बारे में ये कहा गया था कि भगवान शिव के 5 अवतार हैं जिनकी हमने यहाँ पर बात कर ली, उनके बारे में कहा गया था। ठीक है, ये सारी बातें कही गई थी, परंतु गिरिराज पत्रिका का एक डाटा मैंने कोट किया। किताबों पर जो हमें डाटा देखने को मिलता है वो मैंने यहाँ पर कोट किया। जब बाढ़ आई थी मंडी में कुछ टाइम पहले, 1-2-3 साल पहले की बात है, जब मंडी में भारी बाढ़ आई थी तो उस टाइम ये पंचवक्रतुआ मंदिर जो था वो चर्चा में आया था। तो उस टाइम के ये फैक्ट हमने देखे थे कि क्या क्या फैक्ट जो था वो बने थे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर पता चल गया। अब एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो एक अलग बात है, परंतु हमने जान लिया जो भी इंपॉर्टेंट था। गिरिराज पत्रिका से भी हमने जान लिया और हमने अलग अलग सोर्सेज से भी जान लिया। अब 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो जीके के चलते हैं। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश किस वर्ष से जो है वो
और कब तक केंद्र शासित प्रदेश रहा? तो हिमाचल प्रदेश 1956 से लेकर 71 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा था। हज़ारों बार पढ़ाया है, अब तक तो रट भी लिया होगा। हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद, जो टेरिटोरियल काउंसिल की यहाँ पर बात हो रही है, को विधानसभा में कब परिवर्तित किया गया था? तो टेरिटोरियल काउंसिल को विधानसभा में 1 जुलाई 1963 को परिवर्तित किया गया था। बोलते हैं दक्षिणी महादेव मंदिर हिमाचल में कहाँ पर आता है? ये कुल्लू में जो है वो आता है, कुल्लू के निरमंड में जो है ये आता है। रोंगटोंग परियोजना जो है वो बोलते हैं कहाँ पर स्थित है? तो रोंगटोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। अच्छा, रोंगटोंग परियोजना की कैपेसिटी कितनी है वो आप कमेंट कर बता दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार बता रखी है इसकी कैपेसिटी कितनी है। आगे बोलते हैं उइगर लोगों का संबंध किस देश से है? तो उइगर लोग जो है ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और चीन से जो है इनका संबंध है। ये उइगर मोस्टली मुस्लिम ही हैं चाइना में, ठीक है। तो चर्चा में आते रहते हैं क्योंकि इनके साथ जो है वो वहाँ पर अत्याचार होता रहता है, तभी चर्चा में आते हैं। आगे बोलते हैं चोल साम्राज्य का महानतम राजा कौन था? तो राजा ये जो था वो यहाँ का महानतम राजा जो था वो हुआ करता था। हाल ही में भारत के किस महान टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो अंचिता शरत कमल के द्वारा की गई है। भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इंटरनेशनल योगा डे भी अभी आ रहा है, परंतु बोलते हैं कि भारत से बाहर जो पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा वो लॉस एंजल्स यूएसए में जो है वो किया जाएगा। अब इंटरनेशनल योगा डे की भी हम बात कर ही लेते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। अब इंटरनेशनल योगा डे की बात करें तो 21 तारीख को आता है, परंतु महीना कौन सा होता है वो बड़ा एग्जैक्टली पता होना चाहिए। 21 जून को, ये ध्यान रखना, 21 जून को ये इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। आगे बोलते हैं विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 मार्च को मनाया जाता है। हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड एक फेमस राइटर थे। आगे बोलते हैं लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य जो है वो आता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 2 राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये आर्टिकल नंबर 13 आता है। आर्टिकल नंबर 13 के तहत जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो 2 राज्यों के बीच का जो है विवाद जो उनका है उनका निपटारा कर सकता है। आगे बोलते हैं उत्तरी अमेरिका में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका में सबसे लंबी नदी मिसिसिपी रिवर जो है वो आती है। मिसिसिपी रिवर आपने ध्यान रखनी है। आगे बोलते हैं शास्त्रीय संगीत में ख्याल बंदिश का रचयिता किसे माना जाता है? तो ये अमीर खुसरो को जो है वो माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड वोकेशनल स्टडीज विल बी एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। सिंपल सा है कि पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर बनाई जाएगी या फिर बनाई जा रही है? तो इसकी बात की गई थी अभी, तो हमने पढ़ा भी था पिछली बार जो मार्च महीने का 4th पार्ट था गिरिराज पत्रिका का, जिसका PDF भी हम कंपाइल कर टेलीग्राम पर शेयर कर चुके हैं आपके साथ। उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था। अभी कमेंट कर जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।